ना। तो एड्सॉर्प्शन मीन्स accumulation of particle on the surface of solid or liquid. Accumulation of particles on solid or liquid, है ना, rather than whole bulk, है ना। पूरे बल्क की जगह से भी यदि सरफेस पे कोई भी चीज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन, है ना। जैसे चौक को इंक में यदि हमने करा, है ना, और फिर यदि चौक को निकाला तो उसको यदि हम तोड़ेंगे तो अंदर से वो ब्लू या जो भी कलर की चौक है वैसी नहीं होगी, अंदर वाइट ही रहेगा, है ना। सिर्फ ऊपर ऊपर उसमें ब्लू लगाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो इंक पार्टिकल है वो क्या हुए, एड्सॉर्ब हुए, है ना। लेकिन उसमें अंदर तक आप देखोगे ना तो वेट हो जाएगा, गीली हो जाएगी चौक, है। तो इसका मतलब जो वाटर के पार्टिकल है वो क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए, है ना। तो ये डिफरेंस है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है ना। जो एड्सॉर्प्शन है और एब्जॉर्प्शन, है ना, तो एड्सॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे होता है, सरफेस, और ये पूरा बल्क का होता है ना, पूरे अंदर तक हो जाता है, ठीक है। जैसे यदि कपड़े को पानी में डाला और वो करेंगे तो पूरा कपड़ा अंदर तक पानी चले जाएगा उसके अंदर तक, है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन है ना। और जैसे वो चौक के पार्टिकल सिर्फ ऊपर ही हो गए, ये एड्सॉर्प्शन है। या जैसे एक्टिवेटेड चारकोल होता है ना, यदि उसके ऊपर क्या होती है, ये जो पॉल्यूटेड गैसेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एड्सॉर्ब हो जाती है ना। जबकि ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो एयर, जो नॉर्मल एयर होती है वो अंदर तक चली जाती है, मतलब वो एब्जॉर्ब होती है। तो गैस मास्क जो होते हैं, है ना, जो पॉल्यूशन के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। जो गैस मास्क जो पॉल्यूशन के लिए जो लगाते थे, है ना, उनके अंदर एक एक्टिवेटेड चारकोल की लेयर उसके अंदर होती है। तो उसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर ये जो पॉल्यूटेड गैसेस होती है SO2 NO2, ये सिर्फ एड्सॉर्ब होती है ना, और हमारी एयर एब्जॉर्ब होती है, तो वो अंदर चली जाती है, तो हमें सांस भी लेते बनता है और साथ में ये पॉल्यूशन भी क्या होता है, रुक जाता है उससे, ठीक है। तो उसके लिए एक्टिवेटेड चारकोल, है ना। तो पॉल्यूटेड गैसेस ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, है ना, इज एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये भी एड्सॉर्प्शन का है। वो तो हमने कर ही लिया था, इंक ऑन चॉक, है ना, वो भी एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल। बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे होते हैं, जैसे निकल है ना, निकल के ऊपर क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस हमने इथीन करा, तो हाइड्रोजन और इथीन इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है, फिर उसके बाद रिएक्शन होती है, तो ये उस रिएक्शन के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत सारे जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं वो भी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस से क्या होते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। पहले उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है, फिर वहां पर इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरमीडिएट जो बोल सकते हैं ना, वो बनता है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट के समय डिसॉर्प्शन हो जाता है। तो देखो एड्सॉर्प्शन का जो उल्टा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन, तो डिसॉर्प्शन मीन्स रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस, है ना, उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन, है ना। तो ये दो टर्म हो गई, एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन, ठीक है। अब जिसका एड्सॉर्प्शन होता है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, एड्सॉर्बेट, और जिस पर होता है उसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। तो देखो ये दो टर्म है, एड्सॉर्बेट, है ना, और एक एड्सॉर्बेंट। तो जैसे जो इंक हो गई, है ना, इंक के पार्टिकल क्या हो गए, एड्सॉर्बेट, और चौक क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट, है ना। चारकोल क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट,
और पॉल्यूटेड गैसेस क्या हो गई, एड्सॉर्बेट। ठीक है, एड्सॉर्बेट मतलब द सब्सटेंस विच इज एड्सॉर्ब या एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस, है ना, जो सरफेस पर एक्यूमुलेट हुआ है उसको एड्सॉर्बेट बोलेंगे, और जिस पर हुआ है उसको एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। ठीक है, तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, है ना, ये दो टर्म। ठीक है, तो डिसॉर्प्शन में क्या हो जाता है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट सेपरेट हो जाते हैं, वापस से सेपरेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। ठीक है, फिर एक और टर्म होती है दैट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। सॉर्प्शन ना, तो सॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लो पहले एड्सॉर्प्शन हुआ, है ना, लेकिन क्या होता है जब लॉन्ग टर्म में एड्सॉर्प्शन होते ही रहता है तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये पार्टिकल अंदर भी जाने लगते हैं उसके, है ना। तो एड्सॉर्प्शन के साथ जब थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन भी होने लग जाता है उसको बोलते हैं हम सॉर्प्शन। तो ये टर्म कभी देखो एक मार्क में ऐसा पूछ सकते, व्हाट इज सॉर्प्शन। नहीं, एब्जॉर्प्शन में तो फिर ये पहले ऐसा नहीं होता कि ये वेट करता कि जब बहुत सारा होगा तभी अंदर जाएंगे, है ना, एब्जॉर्प्शन में तो शुरू से वही होगा, है ना। सॉर्प्शन में पहले तो एड्सॉर्प्शन हुआ, उसके बाद लॉन्ग टर्म में इट विल कन्वर्ट इनटू एब्जॉर्प्शन, है ना, फिर वो एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हुआ, उसको बोलते हैं हम सॉर्प्शन। कि एड्सॉर्प्शन इन लॉन्ग टर्म, है ना, कन्वर्ट लिटिल एब्जॉर्प्शन, या एब्जॉर्प्शन विथ एड्सॉर्प्शन, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। जैसे चौक को यदि हमने इंक के अंदर डाल ही दिया, है ना, 2 दिन डाल दिया, तो तीसरे दिन जब आप उठा के देखोगे तो अंदर तक ब्लू हो जाएगा ना, तो इसका मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो गया, है ना। तो एड्सॉर्प्शन विथ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड सॉर्प्शन, मगर स्टार्टिंग किससे हुई थी, एड्सॉर्प्शन से हुई थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये टर्म हमारी, है ना, कभी पूछी जा सकती है। अब जो ये एड्सॉर्प्शन होता है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, है ना, इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, है ना, उनके बेसिस पर ये 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं फिजियोसॉर्प्शन और दूसरे को बोलते हैं हम केमीसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन और केमीसॉर्प्शन। ठीक है, ऐसे ये 2 टाइप का होता है। ठीक, तो इनके बीच में आपको देखो डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, या कोई एक का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिजियोसॉर्प्शन जो होता है ना, इसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमिसॉर्प्शन को केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो फिजियोसॉर्प्शन इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू van der Waal force, van der Waal force of attraction between adsorbate and adsorbent, है ना, इनके बीच में सिर्फ क्या होते हैं, वेंडर वॉल फोर्स, है ना, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लो हो गया हमारा लंदन फोर्स हो गए, है ना, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो गए, वो, है ना, सिर्फ वही होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फिजियोसॉर्प्शन। और यदि इनके बीच में एक बॉन्ड ही बन जाए, है ना, केमिकल बॉन्ड, तो इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, it is due to formation of chemical bond between adsorbate and adsorbent, adsorbate and adsorbent, ना, इनके बीच में यदि बॉन्ड बन जाए केमिकल बॉन्ड तो उसको केमिसॉर्प्शन बोलते हैं।
ठीक है, तो इसमें हर वो चीज होगी जो बॉन्ड से रिलेटेड है, और इसमें सिर्फ ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे बेस है। तो देखो हर किसी भी दो चीजों के बीच में कोई ना कोई मतलब जो वेंडर वॉल फोर्स एग्जिस्ट करते ही है, इसलिए जो फिजियोस ऑप्शन होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी का भी किसी के ऊपर हो सकता है। तो फिजियोस ऑप्शन इज नॉन स्पेसिफिक, है ना, और केमिस ऑप्शन क्या होगा, स्पेसिफिक, क्योंकि हमको पता है बॉन्ड हर एक कोई हर एक से नहीं बना सकता, है ना, पर्टिकुलर थिंग ही पर्टिकुलर से बनाएंगे। तो ये कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, फिर फिजियोस ऑप्शन आसानी से हट भी जाएगा, मान लो हट गया फिर जुड़ जाएगा, है ना, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, और ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल, है ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, है ना, रिवर्सिबल और एक क्या होता है, इरिवर्सिबल। फिर जो फिजियोस ऑप्शन होता है इसमें क्या होता है, देखो एक लेयर आई एड्सॉर्बेंट की, लेकिन यदि मान लो एड्सॉर्बेंट के जो वेंडरवॉल फोर्सेस है वो यदि बच गए और मतलब थोड़े स्ट्रांग है, तो दूसरी लेयर भी आ सकती है, तीसरी लेयर भी, कई लेयर आ सकती है ना। लेकिन बॉन्ड एक बार बनने के बाद फिर दूसरी लेयर से बन ही नहीं सकती बॉन्ड, है ना, एक बार बस बन गई बॉन्ड, बस खत्म, बात हो गई, है ना। तो इसलिए ये कैसा होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, इसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ना, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। और ये कैसा होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, डायरेक्टली, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ये या डिफरेंशिएट बिटवीन ये, या राइट टू थ्री डिफरेंस बिटवीन फिजियोस ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन, है ना, इस टाइप से। ठीक है, तो ये मल्टी, या कभी देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज हैज मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, तो फिर फिजियोस ऑप्शन है, इसलिए प्रॉपर्टी हमें सभी आनी चाहिए इसके। ठीक है, तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर, ये यूनिमॉलिक्यूलर। जैसे ऐसा मैंने एक क्वेश्चन देखा है, विच टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। तो जो केमिस ऑप्शन होता है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉन्ड बनती है, इसलिए इसको एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमिस ऑप्शन। क्या बोर्ड्स में, हाँ ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि इसमें अभी हम नेक्स्ट वो लिखेंगे। हाँ नेक्स्ट लिखो कि फिजियोस ऑप्शन में नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, और केमिस ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो बस इसमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इसको एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो हमने उसमें केमिकल बॉन्डिंग वो काइनेटिक्स में पढ़ा भी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी से ही रिएक्शन हो पाती है कोई भी ना, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसमें नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर देखो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, उनकी रेट इंक्रीज होती है ना। तो केमिस ऑप्शन में क्या होता है, फिजियोस ऑप्शन में तो क्या होता है, देखो नॉर्मल सी वेंडरवॉल फोर्स है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेंडरवॉल फोर्स वीक होते हैं और वो रिवर्स हो जाएगा, डिसऑर्प्शन होने लग जाएगा। मतलब फिजियोस ऑप्शन में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना, फिजियोस ऑप्शन डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस, है ना, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। जबकि केमिस ऑप्शन क्या होता है, पहले तो इंक्रीज होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जब मान लो पूरी तरह से हो चुका है ना, पूरी बॉन्ड बन चुकी है, एक लेयर पूरी हो चुकी है, फिर उसके बाद वो क्या होने लग जाएगा, फिर भी यदि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर वो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो केमिस ऑप्शन में फर्स्ट इंक्रीजेस, देन आफ्टर सम टाइम, है ना, देन डिक्रीजेस, तब डिक्रीज होगा। मतलब इसका यदि हम टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाए केमिस ऑप्शन, तो क्या होगा, पहले तो ये बढ़ेगा,
तो फिर एक पॉइंट के बाद जाके फिर कम होने लगे। और इसका बनाए फिजियो का, तो ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, वो जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था हमने फोर्स वाला, ये 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये वाले 3। लेकिन इनको सभी करना है ना ये, क्योंकि अलग ढंग से क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। ठीक है, और बहुत चांस है इस पे क्वेश्चन आने का। फिजियोस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन पे क्वेश्चन आने का काफी ज्यादा चांस होता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से ही करना है। और आसान भी है ना, कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, आसान सी चीज है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फिजियोस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन। और ये इनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। एक भले वो लिख लो, इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लेस होती है, इसमें मोर होती है ना। इसकी जो डेल्टा एच होती है वो मोर होती है, क्योंकि जब बॉन्ड बनती है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और इसकी डेल्टा एच क्या होती है, लेस होती है। लेकिन दोनों ही क्या होते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लेस इन फिजियोस ऑप्शन ना। फिजियोस ऑप्शन में एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन डेल्टा एच क्या होगा, लेस होगा, और केमिस ऑप्शन में डेल्टा एच क्या होगा, मोर होगा, है ना। ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। अब यदि कोई आपसे ऐसा पूछे कि सरफेस एरिया यदि हम बढ़ा दे किसी भी चीज का, तो बढ़ेगा कि घटेगा, ये फिजियोस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन में बढ़ेगा कि घटेगा, या दोनों में अलग अलग होगा। देखो, हाँ, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो दोनों ही सरफेस फिनोमिना, तो इसलिए इंक्रीजिंग सरफेस एरिया से दोनों ही बढ़ेंगे ना, क्योंकि सरफेस पे जितना बड़ा सरफेस मिलेगा उतना ही ज्यादा क्या होते जाएंगे, वो एड्सॉर्ब होते जाएंगे ना? कि मोर इज द सरफेस एरिया, है ना, जितना बड़ा मिलेगा उतना ही क्या होते जाएगा, एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मोर सरफेस एरिया के साथ दोनों ही चीजें बढ़ेंगी, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक, तो ऐसे इसको बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन। फिर एक क्वेश्चन हमेशा, ये जो एड्सॉर्प्शन होता है इसमें क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, दोनों में। तो इसलिए एनर्जी क्या होती है, या हीट क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब इनका डेल्टा एच क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो हाँ, कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव, है ना, बिकॉज देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, है ना। इसलिए क्या होगा, ये डेल्टा एच नेगेटिव ही होना चाहिए, है ना। लेकिन अब आपको, हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे शो दैट, कि आपको शो करना पड़ेगा कि ये नेगेटिव ही होता है। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है कि शो दैट, है ना, शो दैट डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, ये मैथमेटिकली भी हम शो कर सकते हैं। तो दोनों में हमेशा एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, है ना, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, है ना। तो यही हमको मैथमेटिकली शो करना है ना। ऐसे तो हमने बोल दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन क्या होता है कि हमें प्रूव करना है कि ये सही में होगा ही नेगेटिव। तो वो हम इससे थर्मोडायनामिक्स से कर सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। ये थर्मोडायनामिक्स की एक, है ना, इक्वेशन है। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। एस होता है एंट्रोपी, एच एंथैल्पी, और जी गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। तो किसी भी प्रोसेस को होने के लिए, अपने आप होने के लिए, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए ना। कि डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा तो कोई भी प्रोसेस अपने आप हो ही नहीं सकती, है ना। कि फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, है ना,
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ये नेगेटिव होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम इन दोनों को देखते हैं। टी तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये हम केल्विन में लेते हैं, तो टी का तो कुछ है ही नहीं, ये पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी, है ना, चेंज इन एंट्रोपी। अब एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस होता है ना, कि डिसऑर्डरनेस का कितना चेंज हुआ है। अब कोई भी चीज का जब एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्ब, जैसे मान लो यहां पर हाइड्रोजन गैस इधर से इधर जा रही है, अब वो कुछ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गए। अब बताओ ये एड्सॉर्ब होने से डिसऑर्डरनेस कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ, क्योंकि ये यहां पे आ गए, तो बाद का डिसऑर्डरनेस कम हुआ पहले से, तो इसका मतलब यदि बाद वाले में से पहले वाला माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, है ना। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हुई? नेगेटिव। बाद वाला कम है, पहले वाला ज्यादा था, और हमेशा हम चेंज मतलब क्या लेते हैं? बाद माइनस पहले, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल इसका हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि एड्सॉर्प्शन में हमेशा कोई सी चीज आके स्टिक हो जाती है, तो एंट्रोपी डिक्रीज ही होगी, तो नेगेटिव आएगा। अब देखो ये नेगेटिव आ गया, इसको नेगेटिव आना ही चाहिए, तो अब क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव आ गया तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाँ, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी ना, मैं अभी लिखा दे, लिखाने का बता। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होना जरूरी है, तो इसके लिए फिर ये क्या होगा? हमेशा नेगेटिव ही होगा, है ना। इससे हमने देखो ऐसे शो कर दिया। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे कि एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, सो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव ना, डेल्टा जी नेगेटिव ही होना चाहिए, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। एंड इन adsorption entropy decreases, in adsorption entropy decreases, entropy decrease होगी, so delta s become negative, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया। So by equation delta G equal to delta H minus T delta S, delta H must be negative and it is greater than T delta S, है ना। इसके मॉड से बड़ा भी होना चाहिए, है? तभी ये कंडीशन हो सकती है। ये नेगेटिव तभी आएगा जब ये नेगेटिव हो और इससे बड़ा हो T डेल्टा एस के प्रोडक्ट्स, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसी कंडीशन आ ही नहीं पाएगी। तो बस हम इतना लिख दें तो हमारे लिए सफिशिएंट है ना, इससे ये शो हो गया, है ना, कि इट शोज दैट एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एड्सॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, है ना, वो पॉजिटिव हो गया। अब डेल्टा जी को नेगेटिव लाने के लिए डेल्टा एच होना ही चाहिए नेगेटिव, नहीं तो हो ही नहीं सकते फिर ये कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे शो हो गया कि एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, हाँ, फिर इसमें बस एक लास्ट टॉपिक इसका है एड्सॉर्प्शन का, कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और उसमें हमको एक ही करना है, फ्रेंडलीज, फ्रेंडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो फ्रेंडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमको ये बताते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो एड्सॉर्प्शन होगा, है ना, वो प्रेशर के साथ कैसे चेंज होगा। हाँ, तो ऐसा लिखो, फ्रेंडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इट शोज दैट, it shows variation of adsorption
of gas on solid with pressure at constant temperature, है ना। आइसोथर्म का मतलब ही आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर के साथ गैस का एड्सॉर्प्शन किसी सॉलिड पर कैसे वेरी करता है ना, ये बताता है हमको क्या, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब जैसे मान लो यदि x ग्राम गैस एड्सॉर्ब हुई किस पे, m ग्राम सॉलिड पर, ठीक है। तो x बाय m की वैल्यू हमें ये बताएगी, m ग्राम सॉलिड तो फिक्स हो गया, अब x यदि बड़ा होगा मतलब बढ़ता जाएगा तो x बाय m बढ़ता जाएगा, इसका मतलब एड्सॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है ना। तो x बाय m हमको क्या बता रहा है कि कितना गैस एड्सॉर्ब हो रही है किसी सॉलिड पर, ठीक है, इसकी रेशियो हमको ये बता रहा है। तो फ्रेंडलीज ने बोला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n, ऐसा रिलेशन होता है। x बाय m is directly proportional to p to the power 1/n. x is mass of gas adsorbate, ये क्या है, adsorbate, ठीक है, और m is mass of solid adsorbent, ठीक है। p क्या है, प्रेशर, ठीक। और ये जो उसने बोला कि ये जो 1/n हो गए, 1/n जो है इसकी जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से क्या होती है, सॉरी इट इज बिट, है ना, 1/n इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में ही हो, ठीक है। इसका मतलब n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 ना, 1 से ज्यादा होगी, ठीक है, तभी ये 0 से 1 के बीच में आएगा, है ना। यदि 1/n 0 से 1 के बीच में आता है तो n हमेशा 1 से बड़ा ही होना चाहिए, है ना। और इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, है ना, हर गैसेस के लिए ये अलग अलग ही होगा, ठीक है, सेम नहीं होता। इवन प्रेशर के साथ भी ये वेरी कर जाता है ना, एक गैस के लिए भी वेरी करता है, ठीक है, इसलिए कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो है ना, उसने बताया कि यदि हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करें x बाय m और प्रेशर में किसी एक टेम्परेचर पे, तो उसने बताया कोई गैस के लिए ग्राफ ये ऐसा है, ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। अब ये कोई एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो दूसरा आ जाएगा ऐसा ग्राफ। अब इस ग्राफ के देखो 3 ऐसे पार्ट है, इस ग्राफ के 3 पार्ट है, ठीक है, कि यदि 1/n, अब ऐसे लिख लो केस 1, है ना, केस 1 क्या है, इफ 1/n इज इक्वल टू 1, यदि 1/n 1 है तो x बाय m क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा, है ना, मतलब x बाय m प्रोपोर्शनल टू p, तो इसका मतलब इनका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। तो देखो थोड़े समय तक ये ग्राफ बिल्कुल कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक हम मान सकते हैं कि ये 1/n की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, मतलब ये कब होगा, एट लो प्रेशर, है ना, लो प्रेशर पे 1/n क्या होता है, 1 के बराबर, ठीक है। अब केस 2, एक ही ग्राफ में बना बिल्कुल, केस 2, तो केस 2 में एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या होता है, 1/n इक्वल टू 0 हो गया, तो देखो 1/n 0 हो गया, इसका मतलब x बाय m इक्वल टू k हो गया, है ना, क्योंकि देखो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो k p टू द पावर 1/n आ जाएगा। अब 1/n 0 मतलब p टू द पावर 0 मतलब 1, तो इसका मतलब x बाय m क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखो इस पर्टिकुलर उसके बाद ये बिल्कुल सीधी लाइन आ गई, इसका मतलब यहां पर 1/n क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, ये जहां से बिल्कुल सीधा करा है, बिल्कुल ऐसा सीधा,
वो पार्ट है ना, वो वाला पार्ट क्या हो गया, 1/n 0 हो गया। हाई प्रेशर पे देखो जाके ये कांस्टेंट हो जाता है, मतलब उसके बाद एक प्रेशर के बाद एड्सॉर्प्शन बढ़ना बंद हो गया, जितना होना था उतना हो चुका, बस अब उसके बाद उससे ज्यादा एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो इंटरमीडिएट प्रेशर है उस पर ये रहेगा, है ना। यहां पे क्या है, x/m प्रोपोर्शनल टू p⁻⁴ 1/n, यहां से इसके बीच में, है ना, ये वाला जो ग्राफ है ये। तो आप हाँ ऐसा लिख लो, एट केस 3 करके लिख लो, केस 3 एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर ये क्या होता है, ये एक्चुअली में ये इसके लिए है ना, p⁻⁴ 1/n हो ना, या फिर x/m इज इक्वल टू k p⁻⁴ 1/n। अब इसका लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो लॉग ले लिया तो क्या हो गया, टेकिंग लॉग, तो हो जाएगा log x/m इज इक्वल टू log k p⁻⁴ 1/n। तो उसको क्या लिख सकते हैं, log k प्लस log p⁻⁴ 1/n, log k प्लस log p⁻⁴ 1/n। अब 1/n को भी पहले ला सकते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, नाउ इट बिकम log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, है ना। इसके बाद ये हम इधर आ गए, ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, log x/m, बस अब क्या करिए, log ले लिया, है ना, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, और log a⁻x होता है x log a, है ना। तो ये 1/n को पहले ले लिया, तो ये अल्टीमेटली ये आ गया। जब प्रेशर ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, तो इस इक्वेशन से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखो हमको कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, है ना, बस ये थ्योरेटिकली ये करना है। देखो यदि पूरा ऐसा है कि डिस्क्राइब फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आए, तब तो इतना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सिर्फ ये आ जाए, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन log x/m एंड log p, तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो देखो अब बस फिर आप ये बस इतना रिलेशन लिखना पड़ेगा कि log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, है ना। अब ये कैसी इक्वेशन हो गई, y एक्सिस पे ये ले लिया तो इज इक्वल टू c प्लस mx, है ना, ये इक्वेशन हो गई, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, और इसका कोई इंटरसेप्ट भी होगा ऐसा। तो ये इंटरसेप्ट क्या हो गया, log k, और स्लोप क्या हो गया 1/n, है ना। ठीक है, तो आपसे देखो एक मार्क में वो सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन बिटवीन ग्राफ log x/m एंड log p, है ना, बाय फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना, या एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर सॉलिड, है ना। ये इतना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक मार्क में देखो कुछ भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेंगे, है ना, या व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन, ये मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये पूरा आएगा, पूरा आने के चांस मुझे लगते नहीं कि ऐसा पूरा पूछेंगे, बस ये इसी टाइप का कोई बीच एक आध क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। केस 3 का ये पूरा, है ना, केस 3 ये, लेकिन उसका लॉ ही ये था, बस ये था कि एक्सट्रीम केस और एकदम बिल्कुल, मतलब दो एक्सट्रीम केस अलग अलग है, बाकी बीच में जो भी होता है वो इसके लॉ से ही वेरिएशन होता है ना, इसके लॉ के अकॉर्डिंग ही ये वेरी करता है इस टाइप से। ठीक है, और के भी क्या होगा, के भी नेचर ऑफ गैस सॉलिड इन सब पे डिपेंड करेगा ना, वो भी सबके लिए अलग। एन भी कोई नंबर है, वो एन का नंबर सिर्फ 1 से बड़ा होता है ना, और वो भी हर गैस का अलग अलग होगा, इवन एक ही गैस का तो कोई वेरी कर रहा है ना। तो ये इसलिए इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, क्योंकि ये बहुत वैसी चीज है ना, कि ये एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट हो रहा है ये पूरा का पूरा। ठीक है, हर समय अलग 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 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे
ये इसको बोलते हैं हम फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अब आपको एक तो देखो, एक बार मेंस में ये पूछा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन log x बाय n एंड log p, ये मेंस में पूछा है क्वेश्चन, तो बस आंसर 1/n ऐसा था। ये सेम बोर्ड में भी पूछ सकते हैं ऐसी टाइप का क्वेश्चन। बाकी पूरा क्वेश्चन देने का तो बहुत कम चांस है ना कि पूरा क्वेश्चन दे, ठीक है, तो ऐसे ही हो जाता है ना। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे मान लो यहाँ मान लो 2 ग्राफ बना है, तो ज्यादा टेम्परेचर नीचे वाला रखना है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो जनरली गैस का एड्सॉर्प्शन सॉलिड पे क्या होता है, डिक्रीज, मतलब फिजियोसॉर्प्शन होता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ने पे वो डिक्रीज होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है ना कि यदि इस ग्राफ के हमने अलग अलग टेम्परेचर पे बनाए तो नीचे वाला टेम्परेचर बढ़ा लेना, ऊपर वाला छोटा लेते जाना, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, फिजियोसॉर्प्शन डिक्रीज होता है, और जनरली गैस का एड्सॉर्प्शन सॉलिड पे फिजियोसॉर्प्शन होता है, इसलिए वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वो इतनी चीज हमको किस में करनी है, एड्सॉर्प्शन में करनी है ना, बस इतना। अब इसके बाद इसका हमारा दूसरा पार्ट है कोलाइडर, कोलाइडर्स। अब इसमें है तो छोटी छोटी बहुत सी चीजें, मगर इजी है सर, ना कुछ भी ऐसा कोई डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है ना, इजी है सब काफी। हाँ हाँ, तो देखो कोलाइडर, तो देखो कोलाइडल क्या होता है, कोलाइडल इज अ हिट्रोजिनस मिक्सचर, हिट्रोजिनस मिक्सचर, ठीक है। और इसमें जो पार्टिकल साइज होती है, पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1000 से बड़े को जनरली हम सस्पेंशन बोलने लगते हैं, और 1 से स्मॉलर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं या ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। 1 से कम वालों को हम ट्रू सॉल्यूशंस बोलने लग जाते हैं, ठीक है ना। और 1000 से ज्यादा वाले को सस्पेंशन। कोलाइडल और सस्पेंशन हिट्रोजिनस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होमोजिनस होता है, ठीक है। तो कोलाइडल इज अ हिट्रोजिनस, मतलब कोलाइडल देखो कोई अलग फेज नहीं है ना, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस जैसा नहीं होता है ना, एक ही चीज का एक जब साइज ये हो जाता है तो उनको क्या बोलने लग जाते हैं, कोलाइडल बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, अब जैसे सॉल्यूशन में एक क्या होता है, सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ऐसे ही इसमें क्या बोलते हैं, सॉल्यूट जैसी चीज होती है डिस्पर्स्ड फेज ना, इसको सॉल्यूट समझ ना, और सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्शन मीडियम, है ना, ये सॉल्वेंट जैसा हो गया, ठीक है। और ये जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का साइज किसका होता है, डिस्पर्स्ड फेज का होता है। तो जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं दैट आर कोलाइडर, है ना, वो कोलाइडर। मीडियम के तो और छोटे होते हैं, मीडियम के पार्टिकल उससे भी छोटे होते हैं, ठीक है, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जैसे वाटर में हमने प्रोटीन डाला तो वो क्या होगा, प्रोटीन का साइज इससे इसके बीच में होगा, है ना, तो इसलिए प्रोटीन का वाटर में क्या बनेगा, कोलाइडल बनेगा। मिल्क, मिल्क में फैट और प्रोटीन ही होता है ना, तो वो क्या होता है, कोलाइडल के फॉर्म में होता है वाटर में, तो मिल्क इज ए कोलाइडल, ठीक है। स्मोक, स्मोक में क्या होता है, कार्बन और डस्ट पार्टिकल गैस के ऊपर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया, ये सब क्लाउड, क्लाउड में वाटर का गैस पे कोलाइडल बना हुआ है, वाटर के पार्टिकल इस रेंज के होते हैं, है ना, गैस के उसमें छोटे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम बदलते रहते हैं, है ना, डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम बदलते रहते हैं। उनमें से हम 2-3 के लिखते हैं, वैसे तो ये इनके जो फेजेस होती हैं इसके बेसिस पे 8 टाइप के कोलाइडल होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस
ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कोलाइडल आर ऑफ 8 टाइप्स, है ना। ये फेज के बेस पे 8 टाइप्स के होते हैं। कैसे कि जैसे मान लो लिक्विड है, तो लिक्विड पर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तो 3 टाइप हो गए, है ना। सॉलिड है डिस्पर्स मीडिया, तो उस पे भी डिस्पर्स फेज सॉलिड लिक्विड गैस 6 टाइप हो गए। और गैस डिस्पर्शन मीडियम है तो सॉलिड और लिक्विड, गैस गैस का कभी भी कोलाइडल नहीं बनता। गैस एंड गैस नेवर फॉर्म कोलाइडल, दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्यूशन, है ना, उनका सॉल्यूशन ही बनता है। हाँ, तो गैस और गैस हमेशा क्या होता है, उनका ट्रू सॉल्यूशन ही बनेगा, है ना। तो देखो आप थोड़े से 2-3 याद रखो, जैसे डिस्पर्स्ड फेज यदि सॉलिड है ना, और डिस्पर्शन मीडियम यदि गैस है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल, एरोसोल बोलते हैं इसको, सॉलिड एरोसोल बोलते हैं, है ना। और यदि लिक्विड और गैस है तो इसको भी एरोसोल बोलते हैं, लेकिन इसको लिक्विड एरोसोल बोलते हैं, बाकी दोनों को एरोसोल बोलते हैं। जैसे लिक्विड एरोसोल का एग्जाम्पल हमारा वो भी हो जाएगा क्लाउड। जितने हमारे स्प्रे होते हैं सभी एरोसोल होते हैं। स्प्रे में अंदर से लिक्विड निकलता है गैस के ऊपर, और वो गैस भी जनरली कौन सी होती है, CFC होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ज्यादातर जो स्प्रे होते हैं उसमें। तो गैस के ऊपर हमारे जो जितने भी हमारे स्प्रे होते हैं तो गैस पे तो आते हैं बाहर, है ना? तो गैस के साथ ही बाहर आते हैं, तो कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, है ना। क्लाउड भी इसमें आ जाएगा। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्मोक हो गया, स्मोक, ठीक है। नहीं ना, आप कई बार न्यूज़पेपर और इनमें होता है एरोसोल पार्टिकल बहुत बढ़ गए, ये हो गया है ना, तो क्लाउड हो गया। और जितने भी हमारे स्प्रे हैं सभी स्प्रे, स्मोक, स्मोक, फॉग, ये सब हो जाए। सॉरी स्मोक ही होगा, फॉग में भी खैर रहता है 10 पार्टिकल के साथ। सॉलिड प्लस सॉलिड का वो तो एक अलग चीज हो गई, ये अभी तो हमने सिर्फ, हमको सबके नहीं करना है ना, 2-4 बस हम करेंगे। एक लिक्विड लिक्विड का याद रखो, लिक्विड लिक्विड, है ना। तो लिक्विड लिक्विड का क्या बोलते हैं, इमल्शन, है ना। लिक्विड लिक्विड को बोलते हैं हम इमल्शन। लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होता है, मिल्क, है ना। ये क्या हो जाता है, मिल्क हो जाता है, मिल्क है। और जितनी हमारी क्रीम्स, कोल्ड क्रीम्स होती हैं, वैनिशिंग क्रीम्स होती हैं, क्लींजिंग मिल्क्स होते हैं, ये सब लिक्विड लिक्विड के वो है ना, इमल्शन है, सब इमल्शन, ठीक है। तो जितनी क्रीम्स होती हैं सब इमल्शन है। इमल्शन जनरली ऑयल इन वाटर होता है या वाटर इन ऑयल होता है, ठीक है। तो जो मिल्क है वो ऑयल इन वाटर है ना, मिल्क जो है वो हमारे ऑयल इन वाटर होता है। और वैनिशिंग क्रीम्स वगैरह जो होती हैं वो वाटर इन ऑयल होते हैं, उनमें ऑयल ज्यादा, जैसे कोल्ड कोल्ड क्रीम है, सॉरी कोल्ड क्रीम जो होती है वो वाटर इन ऑयल है, उसमें वाटर कम है ऑयल ज्यादा, ठीक है। लेकिन होते ये सब इमल्शन है, ठीक है। तो ये 2-3 बस आप लोग याद रखना इनके, है ना, कि इनके ये नेम अलग, है ना, इमल्शन ये और ये, ठीक है। हाँ, देखो सॉलिड गैस को भी एरोसोल बोलते हैं, लिक्विड गैस को भी बोलते हैं, तो भाई वो उसके ये नाम के आगे ये लगा दिया, ठीक है, दोनों को एक ही जैसा बोलते हैं, ठीक है ना। सॉलिड इन लिक्विड भी चलो एक लिख लो, सॉलिड इन लिक्विड, इसको जेल बोलते हैं, जेल ना। सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाता है, जेल हो जाता है, ठीक। तो जितनी भी हमारी जेलीज वगैरह जो आती हैं वो सब यही होती है ना। और एक गैस लिक्विड भी कर लो, चलो गैस लिक्विड, इसको फोम बोलते हैं। गैस इन लिक्विड को
फोम, है ना। तो ये जो भी हमारा फ्रोथ होता है, झाग जितना भी होता है ना, वो फ्रोथ इसका एग्जाम्पल है। मतलब सोप ही लिख लो आप, सोप डिटर्जेंट, मतलब सोप डिटर्जेंट मतलब ये नहीं, इनका जो फ्रोथ बनता है वो है इसका एग्जाम्पल ना। तो जो भी हमारा फ्रोथ है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड। बस ये इतने नाम, आपसे ये नाम भी पूछ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया हुआ है, व्हाट इज इमल्शन, है ना, ये सबसे ज्यादा है। तो लिक्विड इन लिक्विड, कोलाइडल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन, है ना। इन सब में सबसे ज्यादा इमल्शन आया हुआ है और एरोसोल आया, ये दो सबसे ज्यादा पूछे हुए, है ना। इवन एक तो मैंने क्वेश्चन देखा बोर्ड में एक बार, विच एरोसोल डिप्लीट ओजोन लेयर, है ना, तो वो CFC, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ना, एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया। ये वो इस लेसन से शायद नहीं था, P ब्लॉक से था, है ना। तो ये, तो इसके बेसिस पे होते तो 8 टाइप के हैं, मगर ये हमें 4-5 टाइप के थोड़े ध्यान रखना है। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इसके बेस पे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लायोफिलिक और दूसरे होते हैं लायोफोबिक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है। देखो ये भी वर्ड से ही क्लियर है कि लायोफिलिक मतलब, है ना, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ dispersed phase and dispersion medium, ना, dispersed phase and dispersion medium। और लायोफोबिक में रिपल्शन बिटवीन particles of dispersed phase and dispersion medium। ठीक है। अब देखो, जब यदि अट्रैक्शन होगा तो हम इनको ज्यादा आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो दे कैन बी मेड इजीली, ठीक है। लेकिन जब जिस चीज में रिपल्शन होगा तो उनको साथ साथ रखने के लिए हमें कुछ स्पेशल चीजें करना पड़ेंगी, है ना। तो इनको, इसमें क्या हो जाएगा, मेड बाय स्पेशल मेथड्स, मेड बाय स्पेशल मेथड्स। अब जो अट्रैक्ट करेंगे वो कैसे होंगे, स्टेबल, और जो रिपेल करेंगे वो कैसे होंगे, अनस्टेबल, ठीक है। फिर ये रिवर्सिबल होंगे, क्योंकि कभी हट भी गए तो वापस से अपने आप भी बन जाएगा, रिवर्सिबल, और ये इरिवर्सिबल, ना, क्योंकि हट गए तो उस मेथड से ही बनाने पड़ेंगे, है ना, अपने आप। तो जैसे कोल्ड क्रीम है, कोल्ड क्रीम मान लो किसी तरीके से उसका वाटर और ऑयल अलग हो गया, अब आप घर पे उसको किसी कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा, उसको आपको वापस से वही मेथड करनी पड़ेगी तो ही बन पाए, ठीक है। जैसे गर्मी में, जैसे गर्मी के समय में कई बार यदि आप क्रीम को बाहर रख दो, मतलब ऐसी रखी रहने दो, है ना, तो कई बार वो क्या हो जाता है, उसका ऑयल अलग 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 आपको दिखने लग जाएगा और स्मेल भी गड़बड़ा जाती है उनकी, है ना। क्यों, क्योंकि वो कोलाइडल बिगड़ जाता है ना, अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है डिस्पर्स फेज और मीडियम। तो वो फिर ऐसे नहीं। अब लायोफोबिक कोलाइड को स्टेबल करने के लिए लायोफिलिक कोलाइड ऐड किए जाते हैं। हाँ, ये लिख लो, इस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है। लायोफिलिक कोलाइड आर एडेड टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक जो होते हैं एडेड टू प्रोटेक्ट
वही 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 चीज है ना। तो इसीलिए हम प्रोटीन्स को ऐड करते हैं, है ना, कोल्ड क्रीम्स में, है ना, इनमें प्रोटीन। फिर जिलेटिन को ऐड करते हैं आइसक्रीम में, है ना, जिलेटिन इन आइसक्रीम। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई जिलेटिन इज एडेड इन आइसक्रीम, है ना। तो आपको क्या क्या आंसर लिखना है? हाँ, कि जिलेटिन इज लायोफिलिक कोलाइड एंड आइसक्रीम इज लायोफोबिक, सो टू स्टेबलाइज इट, है ना, वी एड जिलेटिन इन। और आप इसमें देखोगे कोल्ड क्रीम और इनकी बॉटल्स में देखोगे वेनिशिंग क्रीम की, तो इसमें लिखा होगा इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब है इमल्शन है, लिक्विड लिक्विड, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करा हुआ है, क्योंकि ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, है ना। तो लायोफोबिक है, तो उसमें कुछ ना कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट मिला ही हुआ है ना। तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट लायोफिलिक है। किसी किसी में सोप भी डालते हैं, सोप भी लायोफिलिक होता है। प्रोटीन, जिलेटिन, गम, सोप, ये सब क्या होते हैं? लायोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे ये हमारा क्या हो गया, लायोफिलिक और लायोफोबिक हो गया, ठीक है। ठीक, चलो इतना करते हैं। अब एक क्लास और करेंगे, उसमें बाकी का इसका कोलाइडल की सब प्रॉपर्टीज और जो भी इसका सब बाकी का बचा हुआ है ना, वो वाली चीजें कर लेंगे, ठीक है।